आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th बायोलॉजी के छठे चैप्टर यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं उसका वन शॉट नहीं बल्कि गन शॉट वीडियो मीन्स आज के इस एक ही वीडियो देखने के बाद आपका इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो सारा का सारा बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखने वाले हैं सारा का सारा वीवीआई है, मीन्स आज की इस वीडियो में हम लोग इस सारा का सारा चैप्टर का ही दी एंड करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और हम जो भी क्वेश्चन बताए आपको अपने कॉपी में नोट करके उसे याद कर लेना है, ठीक है ना। और आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, या आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, चूंकि चैप्टर का ही नाम है जनन, इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जनन क्या है। तो जनन कहते किसे हैं? तो देखिए, जनन एक शब्द है जिसका अर्थ ही होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति मीन्स अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। अर्थात जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? तो जनन कहा जाता है। एकदम आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कहिएगा सबसे पहले कि प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है, या जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। इसके बाद आपको बताना है जनन की विशेषताएं, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जनन की क्या क्या विशेषता है। जनन प्रत्येक जीवों को एक समान मतलब कि निरंतरता बनाए रखता है, या प्रत्येक जीवों का अस्तित्व, जाति का अस्तित्व विलुप्त ना हो उसको भी बनाए रखता है। माने कि बहुत सारा लाभ है जनन को। आपको इसका कोई दो लाभ जो आपको याद रहे वह याद कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका लाभ क्या है कि प्रजनन पृथ्वी पर किसी विशेष प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसके बाद आपका दूसरा लाभ है कि यह आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करती है जिससे प्रजाति में अस्थिरता आती है। इसके बाद है कि यह प्रजाति के विकास में सहायता करता है। इसके बाद है कि जनन के द्वारा ही किसी भी जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि लाया जा सकता है। तो इसमें से आपको कोई भी दो जो आपसे विशेषता इसका याद हो सके वह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्या है? डीएनए। तो डीएनए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह क्या है? तो यह जो है ना वह अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, यानी कि अनुवांशिक गुणों को ढोने का कार्य कौन करता है? तो डीएनए करता है। तो यही है कि एक अणु जो जीवों में अनुवांशिक जानकारी का वहन करता है। वहन माने हो गया कि मतलब पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में, वंशानुगत लक्षणों का निर्धारण करता है और वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक है डीएनए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आपका क्या है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं में क्या हो जाएगा कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच मौजूद अंतर को विभिन्नताएं कहलाता है। एक जो प्रजाति जो होता है, एक प्रजाति का समूह होता है, वहाँ के व्यक्तियों में जो मौजूद अंतर होता है उसे विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता क्या हो जाएगा कि कोशिका के केंद्रक में मौजूद अनुवांशिक गुण यानी कि डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति का जो गुण एक जैसा नहीं होता है वह किसके परिवर्तन से होता है? तो डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्या है कि विभिन्नता का महत्व, यानी कि जब विभिन्नता जो हो रहा है इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्या हो जाएगा कि विविधता जीवों को बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। इसके बाद है कि प्रजातियों के विकास में सहायक है। इसके बाद तीसरा है आपका कि डीएनए में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक प्रजाति में विभिन्नता आती है और नई प्रजाति का निर्माण होता है। इसके बाद है आपका जनन का प्रकार। और जनन याद रखिएगा कि जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो आपसे यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका लैंगिक जनन और एक हो गया अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन वह हो जाएगा जिसमें नर और मादा दोनों लिंग भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन वह हो जाएगा जिसमें नर और मादा में से कोई एक ही जीव भाग लेते हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन क्या हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग लिंग भाग नहीं लेते हैं, अर्थात जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक जनन का क्या उदाहरण हो जाएगा? जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, तो उसका उदाहरण आपका हो जाएगा जंतु। क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएगा। जैसे में आ गया आपका मानव, पशु या पादप भी हो सकता है, कोई कोई पुष्प होता है यानी कि पौधा। तो लैंगिक जनन किस किस में होता है? तो जंतुओं में होता है। इसके बाद है आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है? तो देखिए, क्या हो जाएगा कि जनन की वह विधि, ये तो बताइए आपको कि नर और मादा इसमें से कोई एक ही इसमें भाग लेगा, ठीक है ना। जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक अलैंगिक समझ में आ गया। लैंगिक क्या होगा? जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेगा, और अलैंगिक वह होगा
होगा जिसमें से नर और मादा में से कोई एक ही जीव भाग लेगा। और इसका उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम इत्यादि जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद हम लोग अब इसका जो है अलैंगिक जनन का जितना भी विधि है सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। तो अलैंगिक जनन की क्या विशेषता हो सकता है, देखिए कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, या तो आपको पता ही है, पहले ही बता दिया है। और इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, और चूंकि शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं इसीलिए इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद है कि इस प्रकार के जनन में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद है कि इससे उत्पन्न संतान में आनुवंशिक गुण जनक के समान होता है। तो चूंकि देखिए इसमें आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, चूंकि एक ही जीव से नया जीव बन जा रहा है इसीलिए इससे उत्पन्न जो जीव होगा उसका जो जितना भी गुण होगा अपने जनक के ही समान होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा, चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव से संतानों का उत्पत्ति होता है। देखिए इसके बाद अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, और यह विधि आपसे 5 मार्क्स में भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, कि अलैंगिक जनन की या एकलिंगी जीवों की विधियों का लिखे, ठीक है ना। तो इसका विधि क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका विखंडन। विखंडन का अर्थ ही होता है टूटना, यानी कि जिसमें एक जीव जो है वह 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाएगा उसी विधि को क्या कहा जाएगा, तो विखंडन विधि कहा जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव 2 या अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे विखंडन कहा जाता है। तो एकदम ईजी परिभाषा है, आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा आसानी से याद हो जाएगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देते हैं उसे विखंडन कहा जाता है। और विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक हो गया आपका द्विखंडन और एक हो गया बहुखंडन। तो द्विखंडन वह होगा, देखिए चूंकि नाम में ही लगा हुआ है द्वि यानी कि 2, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, 2 बराबर भागों में, तो वह हो जाएगा आपका द्विखंडन। जबकि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बहुखंडन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द्विखंडन, वही हो जाएगा। इसके बाद है आपका बहुखंडन। तो आप लोग ऐसे करके इसको याद रखेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपका जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। आपको इसका परिभाषा याद हो या ना हो, लेकिन एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण यानी कि जैसे याद रहना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ देता है। बहुखंडन का क्या हो जाएगा, इसका वीवीआई आपका जो एग्जाम्पल है यह है आपका प्लाज्मोडियम, या हो जाएगा मलेरिया परजीवी। तो द्विखंडन बहुखंडन समझ में आ गया। जिसमें एक जीव 2 बराबर भाग में विभाजित होगा द्विखंडन हो जाएगा, जिसमें एक जीव 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित होगा वह बहुखंडन कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए कि मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक प्रकार का जीव होता है, इसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है और धीरे धीरे वही उभार जो है बड़ा होते जाता है। और जब इसको लगता है कि यह अपने जनक के बिना ही स्वतंत्र जीवन यापन कर लेता है तो यह जो है अपने जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, ठीक है ना। तो यही है आपका मुकुलन। मुकुलन में यही होता है, यानी कि एक ही जीव के शरीर से छोटा सा कोई उभार निकलता है और वो बढ़ते जाता है और एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब इनको लगता है कि यह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, तो वह जो है अपने जनक से अलग हो जाता है और इस विधि को ही क्या कहा जाता है, तो मुकुलन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। उभार मीन्स आप कली भी बोल सकते हैं। उभार हो गया एक एक्स्ट्रा अंग निकलता है और वही धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे क्या बन जाता है, तो मुकुल या कली बन जाता है। और इसी मुकुल से जीवों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, तो मुकुलन कहलाता है। और आप इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे हो गया आपका हाइड्रा और यीस्ट हो गया। यीस्ट देखिए आपका एक इस तरीके से होता है, इसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता जाता है। इस सभी में केंद्रक होता है, छोटा सा उभार निकलता जाता है और यह सभी जो है जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 यह सभी जो है इससे अलग हो जाता है और नया मतलब कि अपना अलग जो है बन जाता है जीव। इसी विधि को क्या कहा जाता है, तो मुकुलन कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया। मुकुलन क्या हो जाएगा, जिसमें किसी जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलेगा और उसी उभार से जो है नया जीव का निर्माण हो जाएगा, उसे ही मुकुलन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि अपखंडन या पुनर्जन्म। अपखंडन या पुनर्जन्म क्या हो जाता है, तो अपखंडन या पुनर्जन्म वही है, किसी भी जीव को अगर हम बीज से काट दे और उस बीज का जितना मान के चलिए कि इस प्रकार का मान के चलिए कि कोई भी एक जीव है, अगर हम इसको क्या करें कि बीच से यहाँ से काट दे, यहाँ से बीच से काट दे और यह क्या हो जाएगा कि यह जो है ना, यह 3 जो टुकड़ा हो गया है, इस तीनों टुकड़ा से जो है पहले जैसा जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये कुछ इस टाइप का जीव था, तो इसके पहला टुकड़ा जो है ना, इससे भी इसी टाइप का जीव का निर्माण हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा से भी इसी टाइप का जीव का निर्माण हो जाएगा और तीसरा टुकड़ा से भी इसी टाइप का जीव का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अपखंडन या पुनर्जनन। आप लोगों को समझ में आ गया। अपखंडन या पुनर्जनन क्या हो जाएगा, जिसमें किसी भी जीव का एक टूटा या कटा हुआ टुकड़ा से ही नया जीव का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अपखंडन या पुनर्जनन कहा जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी
जीव का एक टूटा या कटा हुआ हिस्सा बढ़कर एक नया पूर्ण जीव बना लेते हैं, पूर्ण जीव बना लेता है, याद रखिएगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे में हो गया आपका स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश, ठीक है ना। इसमें मनुष्य का एग्जाम्पल नहीं होगा, मनुष्य में पुनर्जनन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल जो है यह हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा हो गया आपका, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में जो है आपका अपखंडन या पुनर्जनन भी होता है और इसमें जो है आपका मुकुलन भी होता है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि कायिक प्रवर्धन, कायिक 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 क्या प्रवर्धन क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का जड़, तना या पत्ती पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे में हो गया आपका आलू, अदरक, ब्रायोफिल्म या गुलाब के पौधे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप का या तो जड़ या तो तना या तो पत्ती जो है वह पौधा से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो और आखिरी जो है वह है आपका बीजाणु जनन, यानी कि इसमें जो है एक बीज से बहुत सारा जीव फैल जाता है, ठीक है ना। यह वह वाला बीज नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। बीजाणु इसमें अलग है, इसमें मतलब कोई एक जीव रहता है वह जो टूट के बहुत दूर में फैल जाता है और उसी से बहुत सारा जीव का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा कि बीजाणु निर्माण एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक ही होगा। इसमें मूल जीव छोटे बीजाणु उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें जो मूल जीव जो बड़ा जीव होता है ना वह छोटा बीजाणु उत्पन्न करता है और अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों में विकसित होते हैं, वह जो छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे में हो गया आपका राइजोपस, जैसे में हो गया आपका कवक, जैसे में हो गया आपका सवाल। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए चूंकि आपके एग्जाम में एक बार यह क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि बीजाणु जनन के क्या लाभ है, इसीलिए हम लोग लिख के भी आ गए हैं, चूंकि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए अगर इस अध्याय से कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यह भी क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए कि बीजाणु जनन के क्या क्या लाभ है। तो बीजाणु जनन का देखिए जब भी आपको जनन में किसी का भी लाभ पूछे तो सबसे पहले आपको लाभ में यह लिख देना है कि इसके द्वारा ही हम लोग जो है तेजी से इसकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए कि कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना, यानी कि बीजाणु जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है वह किसी भी प्रकार के कठोर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या दिया हुआ है कि बीजाणु अत्यधिक, चाहे वह गर्मी हो या ठंडी हो या सूखे की स्थिति हो, सारी स्थितियों में ही जो है यह जीवित रहता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि व्यापक प्रसार क्या है कि बीजाणु हल्के होते हैं और हवा, पानी और जानवरों द्वारा फैलते हैं, जिससे उपनिवेशीकरण में मदद मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बोले ही आपको कि जनसंख्या वृद्धि आपको देना ही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं जिससे प्रजातियों के नुकसान के बावजूद उनका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। तो यह था कुछ आपका बीजाणु जनन का लाभ। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है ना, पिछले 1-2 साल पहले। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, हम लोग पढ़ ही लिए हैं लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो सबसे मुख्य अंतर तो इसमें यह है कि लैंगिक जनन जो होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न जीव होता है उसके लिए नर और मादा दोनों जीव भाग लेता है, यानी कि लैंगिक जनन वह हो जाएगा जिसमें नर भी भाग लेता है और मादा भी भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन वह हो जाएगा जिसमें से इस दोनों में से कोई एक ही भाग लेता है। तो जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेगा उसे लैंगिक जनन कहा जाएगा, जिसमें इस दोनों में से केवल एक ही जीव भाग लेगा उसे अलैंगिक जनन कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा कि इसमें नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और लैंगिक में हो जाएगा कि इसमें किसी एक ही युग्मकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसमें निषेचन की क्रिया होती है। देखिए नर और मादा दोनों है, यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया होगी। और अलैंगिक जनन में चूंकि कोई एक ही जनक रहता है इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और चूंकि इसमें निषेचन की क्रिया होगी इसीलिए इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं, और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है इसीलिए इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है कि इससे उत्पन्न संतानों के आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता होती है, जबकि इसमें है कि इससे उत्पन्न संतानों के आनुवंशिक गुणों में कोई विभिन्नता नहीं होती। देखिए चूंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है वह 2 अलग-अलग जीवों से उसका निर्माण होता है, इसीलिए इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है ना उसके आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता होगा। मान के चलिए कोई भी चीज एक ही व्यक्ति बना रहा है, कोई भी चीज 2 व्यक्ति मिलकर बना रहा है, तो विभिन्नता ज्यादा किसमें होगा, जिसमें 2 व्यक्ति मिलकर कोई चीज बना रहा है। तो लैंगिक जनन भी वही है, इसमें नर और मादा 2 जीव भाग ले रहे हैं, इसीलिए इससे उत्पन्न जो संतान होगा उसके आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता होगी। जबकि अलैंगिक जनन क्या है कि इसमें केवल एक ही जीव भाग ले रहे हैं, इसीलिए इससे उत्पन्न संतानों के आनुवंशिक गुणों में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है। जैसा इसका जनक होता है वैसे उसका भी जो है पुत्र होता जाता है। जैसे अमीबा जैसा रहेगा उसके द्वारा जो नया अमीबा बनेगा वह भी उसी के जैसा होगा, ठीक है ना, उसी के जैसा सेम रहता है दिखने में। इसके बाद देखिए हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है, तो इसी में आपको जो है अभी अंतर बताना है। तो द्विखंडन और बहुखंडन में मेन अंतर क्या है, द्विखंडन वह होता है जिसमें एक जीव 2 बराबर भागों
भागों में विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन वह होता है जिसमें एक जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। तो क्या हो जाएगा, द्विखंडन और बहुखंडन दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियां है, जो कि हम लोगों को पता ही है। इनमें मुख्य अंतर तो यह है कि द्विखंडन में एक जनक जीव विभाजित होकर केवल 2 जीव बनाते हैं, जबकि बहुखंडन में एक जनक जीव एक साथ विभाजित होकर 2 से अधिक नए जीव बनाते हैं, यानी कि बहुत सारा नया जीव बनाता है। तो यह आपका मेन अंतर हो गया द्विखंडन और बहुखंडन में। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी कि लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग के आधार पर जीव 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक लिंगी और एक होता है तो द्विलिंगी। तो देखिए जिसमें मेल और फीमेल क्या हो जाएगा, जिसमें मेल और फीमेल इस दोनों में से कोई एक ही लिंग पाया जाएगा, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वह हो गया आपका एक लिंगी में। और जिसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है, वो हो गया आपका द्विलिंगी में, ठीक है ना, नर और मादा दोनों होता है। तो देखिए एक लिंगी चूंकि है, यानी कि इसमें एक ही लिंग होगा, तो यही है कि वह जीव जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उसे एक लिंगी जीव कहा जाता है। अलग अलग जीवों में नर और मादा पाया जाता है। अधिकांश जंतुओं में नर और मादा लिंग अलग 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 पाया जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका नर, एक हो गया आपका मादा। तो नर वह हो गया वे जीव जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, नर कहलाते हैं, जबकि वे जीव जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं मादा कहलाते हैं नर, यानी कि मेल। तो मेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य में पुरुष और मादा यानी कि फीमेल, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो मनुष्य में औरत जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका द्विलिंगी या उभयलिंगी बोले ही आपको, जिसमें नर और मादा जो दोनों लिंग एक ही जीव में पाया जाता है उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहा जाता है। क्या हो जाएगा कि वे जीव जिसमें नर और मादा दोनों लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहा जाता है। जैसे में हो गया आपका सरसों, केंचुआ, हाइड्रा, ये सभी जो है आपका द्विलिंगी जीव का उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि पौधे में लैंगिक जनन, आखिर पौधे में लैंगिक जनन होता कैसे है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पौधे में लैंगिक जनन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधा, पेड़, पौधा, पादप के बारे में। तो देखिए चूंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लिए हैं कि पुष्प का सचित्र वर्णन करें, और यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोगों को यह चित्र पार के जो है इसका प्रैक्टिस करते रहना है, और इसका चित्र का कहाँ का अंग का कौन सा नाम है यह भी आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए पुष्प का जो सबसे नीचा का जो भाग होता है, सबसे नीचा का यह जो आपको हरा हरा दिख रहा है, इसको कहा जाता है बाह्यदल। और हम लोगों को जो पुष्प का जो कलर दिख रहा होता है, पिंक या हो गया आपका गुलाबी या हो गया पर्पल या हो गया व्हाइट, तो यह सब जो अंग दिखा रहता है इसे कहा जाता है पंखुड़ी। यह जो है पुष्प का रंगीन भाग होता है, दल या पंखुड़ी। इसके बाद होता है आपका तंतु। तो तंतु क्या होता है, जो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लोग देखेंगे। तंतु क्या होता है, जो यहाँ पे जो आपका यह जो परागकोश दिख रहा है ना, यहाँ पे गोल गोल छोटा छोटा जो है परागकोश, इस परागकोश को जो है यहाँ पे खड़ा रखने में मदद करता है। तंतु और खड़ा रखने में मदद क्यों करता है, यह हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो तंतु का आप लोग सबसे पहले काम समझ लीजिए कि तंतु क्या करेगा। यह जो आपको यहाँ पे परागकोश दिख रहा है ऊपर में, इसको यहाँ से सीधा रखने का काम कौन कर रहा है, तो तंतु कर रहा है। देखिए यही क्या है, तंतु है। परागकोश क्या है, तो परागकोश जो होता है, देखिए यहाँ पे 2 चीज है, एक है परागकोश और एक है तंतु। यही परागकोश और तंतु यही दोनों मिलकर जो है पुंकेसर का निर्माण करता है। और पुंकेसर जो है पुष्प में नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है, यानी कि मेल ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड जो सबसे बीच में जो होता है, जो थोड़ा मोटा टाइप का होता है, सबसे ऊपर वाला भाग हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा इसी परागकोश में। चूंकि देखिए परागकोश जो है ना, इसमें पाया जाता है परागन, और यही परागन जो है इसको आना किसके पास रहता है, वर्तिकाग्र के पास रहता है, तब ना निषेचन होगा दोनों का। इधर है आपका मेल भाग और इधर है आपका फीमेल, यानी कि स्त्री केसर। तो यह जो सबसे ऊपरी भाग है यह है आपका वर्तिकाग्र, और इसका जो डंटी होता है किसका, वर्तिकाग्र का, जो वर्तिकाग्र को खड़ा रखता है उसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। देखिए जो परागकोश को खड़ा कर रहा था वह था तंतु, लेकिन जो वर्तिकाग्र को खड़ा कर रहा है वह है आपका वर्तिका। देखिए ना यहाँ पे यह जो आप देख रहे हैं यह वर्तिका है, और इसके बाद आपका जो यहाँ पे जो आपको बीच में दिख रहा है यह है आपका अंडाशय। तो देखिए आप वर्तिका के बारे में क्या लिख सकते हैं कि वर्तिका जो है यह वर्तिकाग्र और अंडाशय दोनों को जोड़ने का काम करता है। आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ था आपका अंडाशय, यहाँ था आपका वर्तिकाग्र, यह जो बीच में जो इस दोनों को जो जोड़ा है यही क्या है, वर्तिका है। जैसे इसमें भी आप देखिए यहाँ पे आपका था परागकोश, तो यह क्या किया है, यह तंतु जो है इसको सीधा रखने में मदद किया है, ठीक है ना। यहाँ सब तरह आप लोग देख रहे हैं यह सिर्फ बीच वाला ही वर्तिकाग्र वर्तिका है, ठीक है ना। बाकी बात ये सभी जो है आपका परागकोश और तंतु है। तो परागकोश और तंतु जो है यह पुंकेसर
पुंकेसर है, पुंकेसर मेल ऑर्गन होता है आपका पुष्प का, यानी कि नर भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर स्त्रीकेसर मिलाते हैं। और जो है यह मादा अंग होता है पुष्प में। तो याद रखिएगा कि पुंकेसर जो है वह नर भाग है, जबकि स्त्रीकेसर जो है वह मादा भाग है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा पुष्प का मादा भाग नहीं है, तो इसमें आपको ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी बात नर में इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उसको टिक करना रहेगा। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का नर भाग 2 ही है, पुंकेसर है। पुंकेसर में एक है आपका परागकोश और एक है तंतु। बाकी बात इस दोनों के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको आपको टिक कर देना है। आप लोगों को समझ में आ गया इतना बात। चलिए अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला जो आपका नीचे में था यहाँ पे बाह्य दल पुंज, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बाह्य दल का क्या काम होता है। तो बाह्य दल जो है ना यह आमतौर पर हरा होता है। बाह्य दल का जो है रंग कैसा होता है आमतौर पर, तो हरा होता है। और क्या करता है, तो कली अवस्था में फूलों की रक्षा करता है। जब फूलों को जो बन रहा होता है उस दौरान जो है फूलों की रक्षा करता है। और ये सबसे नीचा पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ जो आपका जड़ जो दिख रहा है, जड़ टाइप का, यहाँ पे इसका पर्दवृंत कहा जाता है इसको। इसके ऊपर का जो भाग है छतरी टाइप का जो आपको दिख रहा है ई वाला, इसी को कहा जाता है बाह्य दल। बाह्य दल जो कि आमतौर पर किस कलर का होता है, तो हरा कलर का होता है। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पंखुड़ी, जो कि यहाँ पे दल दिया हुआ था, देखिए ना यहाँ पे बाह्य दल के बाद क्या है यहाँ पे, तो पंखुड़ी है। पंखुड़ी क्या हो जाएगा, तो यह जो है पुष्प का रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है, चमकदार या चमकीला या रंगीन भाग होता है, रंगहीन नहीं, रंगीन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि चमकीले रंग और कभी कभी सुगंधित, सुगंध भी करता रहता है। सुगंधित कीटों परागणों को आकर्षित करता है। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद है आपका परागकोश। तो परागकोश में जो है वह परागकण उत्पन्न करता है जिसमें नर युग्मक होते हैं। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण जो कि नर युग्मक होते हैं। इसके बाद देखिए आपका है तंतु। तंतु क्या है कि एक डंठल जो परागकोश को सहारा देता है। देखिए हम लोग कि एक पतला से कोई अंग था जो क्या कर रहा था, तो जो परागकोश को सहारा दे रहा था। देखिए ना यहाँ पे आपका है परागकोश और ये था तंतु। तो तंतु क्या कर रहा है, परागकोश को सहारा दे रहा है खड़ा रखने में, ठीक है ना। इसके बाद है आपका वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र क्या था, तो वर्तिकाग्र था आपका, वर्तिका का ऊपर वाला भाग। वर्तिकाग्र क्या था, देखिए यहाँ पे श्राविका या चिपचिपा सिरा परागन के दौरान परागकण प्राप्त करता है। यानी कि पुंकेसर तो यहाँ पे आपको जो देख रहे थे यहाँ पे परागकोश जो था, परागकोश से परागकण प्राप्त करने का काम कौन करता है, तो वर्तिकाग्र करता है। इसके बाद है आपका वर्तिका। तो वर्तिका क्या है, तो यह जो है आपका ऊपर का वर्तिकाग्र और नीचे का अंडाशय दोनों का जोड़ने का कार्य करता है। क्या है कि लंबी नली जो वर्तिकाग्र और नीचे जो आपका अंडाशय था उसको जोड़ती है। पराग नली इसके माध्यम से नर युग्मक को ले जाने के लिए बढ़ती है। इसके बाद है आपका अंडाशय। क्या है इसके बाद, तो अंडाशय है। इसके बाद अंडाशय क्या हो जाएगा, देखिए कि श्राविका का सूजा हुआ, क्या है कि श्राविका का सूजा हुआ आधारीय भाग जिसमें बीजांड होते हैं, निषेचन के बाद यह फल में विकसित होते हैं। अंडाशय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जो अंडाशय देख रहे थे यहाँ पे पुष्प में, यहाँ पे जो अंडाशय था, अंडाशय में क्या पाया जाता है, तो अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और यहीं पे जो है वह निषेचन का कार्य होता है, ठीक है ना। यहीं से जो है फल का निर्माण होता है। तो यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है अंडाशय में कि श्राविका का सूजा हुआ आधारीय भाग जिसमें बीजांड होते हैं, निषेचन के बाद यह फल में विकसित होता है अंडाशय, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि बीजांड कहाँ पे उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात कि बीजांड का निर्माण कहाँ पे होता है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। निम्न में से कहाँ बीजांड का निर्माण होता है, तो अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। तो याद रखिएगा बीजांड में कि अंडाशय के अंदर उपस्थित मादा युग्मक निषेचन स्थल होता है, ठीक है ना। इसके बाद यह बीज में विकसित होता है, बीजांड से बीज बनता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या किया, तो हम लोग देखिए हैं कि स्त्री केसर पुष्प का प्रजनन मादा प्रजनन अंग है, जबकि आपका था यहाँ पे पुंकेसर हुआ था नर जनन अंग। और नर प्रजनन अंग कौन कौन था, तो एक था आपका परागकोश और एक था आपका तंतु। जबकि मादा जनन अंग कौन कौन था, तो एक था आपका वर्तिकाग्र, एक था वर्तिका और एक था अंडाशय। तो आपको यह सारा चीज जो है याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि परागकण किसे, परागन किसे कहते हैं, परागकण नहीं परागन किसे कहते हैं, यह है आपका क्वेश्चन कि हम लोग परागन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जो है परिभाषा देखेंगे कि परागन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे थे कि परागकोश में बन रहा था परागकण, तो यह जो परागकण है यह किसी भी माध्यम से एक पुष्प से एक पुष्प में भी जा सकता है या दूसरे पुष्प में भी जा सकता है। इसके अंदर परागकोश के अंदर इसके अंदर जो परागकण पाया जाता है, तो इस परागकणों के यहाँ पे जो आपका था वर्तिकाग्र, इसके अंदर जाना ही परागन कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया। परागकोश में जो परागकण पाया जाता है उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को या माध्यम को ही क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। तो आप लोग इसका परिभाषा दे दीजिएगा कि किसी पुष्प के परागकणों को
परागकोश से उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहा जाता है। तो यही होगा इसका परिभाषा। और क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को समझ लेना है, उसके बाद जो है याद करना है। क्या हो जाएगा कि पराग कणों को पुष्प के परागकोश यानी कि नर भाग से वर्तिकाग्र यानी कि मादा भाग तक, या तो हम लोग देखे ही हैं, तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ही परागन कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया। परागन क्या हो जाएगा कि एक पुष्प के पराग कण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागन कहा जाता है। और परागन दो प्रकार का होता है। आप लोग अपना भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए परागन क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा कि एक पुष्प का परागन उसी पुष्प के एक पुष्प का परागन पराग कण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, या तो एक पुष्प का परागन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंच जाएगा, तो वह भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। एक तो परागन वह होगा जिसमें एक पुष्प का परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, जबकि एक परागन वह होगा जिसमें एक पुष्प का परागन किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। और जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहा जाता है। और जब एक पुष्प के परागन किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परपरागन कहा जाता है। हम लोग इसका प्रकार भी याद कर लिए, आप लोगों को इसका प्रकार भी अब याद हो चुका है, ठीक है ना। परागन दो प्रकार के, एक हो गया आपका स्वपरागन, एक हो गया आपका परपरागन। तो स्वपरागन क्या होगा, जिसमें एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वह हो गया आपका स्वपरागन। एक है आपका परपरागन, तो जब एक पुष्प के परागन किसी अन्य पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परपरागन कहा जाता है। आप लोग इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए चूंकि आप लोग बोले हैं कि परपरागन कैसे हो जाएगा, एक पुष्प का परागन, मान के चलिए यह तो बात संभव है कि एक पुष्प का परागन जो है उड़ के उसी पुष्प के परागन में आ जाएगा, लेकिन एक पुष्प का परागन दूसरे पुष्प में यानी कि दूसरे फूल में जो है जाएगा कैसे। तो इसके देखिए अभी करता क्या क्या है, यानी कि यह जाता कैसे है। तो सबसे पहला हो गया आपका कीट। आप लोग देखते होइएगा कि पेड़ यानी कि पुष्प जो होता है, पौधा उसका पुष्प जो होता है उस पर जो है कीट सब बैठता रहता है। तो होता क्या है, वह जो कीट का जो पैर होता है ना, उसी में जो है आपका पराग कण फंस जाता है। और जब वह कीट जो है एक पुष्प पे बैठने के बाद किसी और पुष्प पे जाता है तो उसके पैर में जो पराग कण चिपका रहता है वही किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है और वहां पे चल जाता है। उसके बाद वो अंडाशय में जाता है जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि फूलों के रंग, सुगंध इत्यादि से आकर्षित होकर भौरे तितलियां पुष्पों पर बैठते हैं। परागन उसी कीट के पैर या पंख इत्यादि से चिपककर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र हो जाएगा यहाँ पे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपका हवा द्वारा, यानी कि तेज जब हवा चलेगा तो एक पुष्प का परागन जो है उड़ के यानी कि उड़ते उड़ते जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा हवा के द्वारा। इसके बाद आपका पक्षियों के द्वारा, पक्षियां जो होता है वह आप लोग देखते होइएगा कि किसी भी फल को चूसने के क्रम में एक पुष्प के परागन को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया आपका पक्षियां। इसके बाद है आपका मनुष्य। तो मनुष्य क्या करता है, जब मनुष्य को उत्तम किस्म का जो है यहाँ पे फल उत्पन्न करना रहता है तो वह एक पुष्प के परागन को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। जब एक पुष्प के परागन किसी दूसरे पुष्प में जाता है तो उससे जो फल उत्पन्न होता है वह उच्च उपजी किस्म का या स्वस्थ होता है, उससे जो बीज उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यही है, इसके बाद हम लोग देखने ही वाले हैं। इसके बाद आपका कि स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है। तो स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर हो जाएगा। तो स्वपरागन वह था जिसमें एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा था, जबकि परपरागन क्या था, जिसमें एक पुष्प के परागन किसी दूसरे या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा था। और देखिए इसमें स्वपरागन में क्या है कि इसमें परागन नष्ट नहीं होता है। देखिए अपना भी थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है कि स्वपरागन में जो है एक पुष्प का परागन उसी पुष्प में जा रहा है, उसी में जा रहा है। और जब उसी में जा रहा है तो इसमें क्या होगा, परागन नष्ट नहीं होगा। आप ही सोचिए ना, जब दूसरा पुष्प में जाएगा तो क्या होगा, उससे परागन जो है नष्ट होगा, खर्च होगा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, जिससे परागन क्या होगा, नष्ट भी होगा, बर्बाद भी होगा। तो यही है कि इसमें परागन नष्ट होता है। इसके बाद चूंकि देखिए एक पुष्प का परागन उसी में रह जाता है तो उससे जो बीज उत्पन्न होता है वह उत्तम किस्म का नहीं होता है। लेकिन जब एक पुष्प के परागन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी कि दो पौधा का संपर्क हुआ है, तो वहां पे जो बीज उत्पन्न होता है वह उत्तम किस्म का होता है, ठीक है ना। देखिए चूंकि उत्तम किस्म का होता है इसीलिए यह जो है इसमें उत्तम किस्म का नहीं होता है, इसीलिए यह कम स्वस्थ होगा। और इसमें उत्तम किस्म का होता है इसीलिए यह जो है इससे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ होगा। तो यह था आपका स्वपरागन और परपरागन में अंतर, कि स्वपरागन में क्या अंतर है और परपरागन में क्या अंतर है, ठीक है ना। आपको याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़िएगा आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग को तो पहले से ही याद हो चुका है ना, पहले ही हम लोग यह पढ़ चुके हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि निषेचन किसे कहते हैं, यानी कि निषेचन क्या है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन क्या है। तो देखिए क्या है निषेचन, कि देखिए निषेचन क्या है, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों का संलग्न होना ही क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। आप लोगों को याद हो गया था, क्या बोलिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं तो उसी प्रक्रिया से भ्रूण या जायगोट का निर्माण होता है और इसे ही निषेचन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से भ्रूण या जायगोट का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन दो प्रकार का होता है, एक हो गया आपका अंतःनिषेचन और एक हो गया आपका बाह्य निषेचन। अंतःनिषेचन वह होगा जिसमें वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होगा वह अंतःनिषेचन होगा, वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होगा वह अंतःनिषेचन होगा, जबकि वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होगा वह बाह्य निषेचन होगा। और आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको इसका दोनों प्रकार भी याद अब हो चुका है। अंतःनिषेचन क्या हो जाएगा, वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलग्न मादा के शरीर के अंदर होता है, अंतःनिषेचन हो जाएगा। जैसा हो गया आपका पक्षी, मनुष्य तथा सभी स्तनधारी जंतु जो को आपको पता ही है, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होगा, वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर जलीय वातावरण के माध्यम से होता है, आपस में मिलने से होता है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे हो गया आपका मेढक, मछली, ये सभी जो है बाह्य निषेचन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका कि परागन और निषेचन में क्या अंतर है, तो परागन और निषेचन में बहुत सारा अंतर है। आप लोग कितना अंतर लिखेगा, देखिए ना यहाँ पे बहुत सारा अंतर है। अभी हम लोग फिलहाल में पढ़े क्या है, तो देखिए जब भी आपको परागन और निषेचन में अंतर पूछे तो सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या देना है कि परागन और निषेचन में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिखिएगा परागन, एक साइड लिखिएगा कॉपी को दो बराबर भाग में बांट के निषेचन। परागन क्या हो जाएगा, जिसमें एक पुष्प के परागन उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस प्रक्रिया को परागन कहा जाता है। जबकि निषेचन क्या है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिलकर भ्रूण या जायगोट का निर्माण करता है, उसे ही निषेचन कहलाता है। परागन जो है निषेचन से पहले का काम है, जबकि निषेचन जो है परागन के बाद का काम है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए तो यह तो हम लोग देख ही लिए हैं कि यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है या जनन क्रिया का द्वितीय चरण है। इसके बाद है कि यह केवल पादप में ही होते हैं, परागन जो है यह केवल पादप में ही होते हैं, चूंकि पराग कण और वर्तिकाग्र पादप में ही पाए जाते हैं, तो परागन जो होगा वह केवल पादप में ही होगा, या मनुष्य में या जंतु में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए परागन की प्रक्रिया जंतु में नहीं होती है, या केवल पादपों में ही होती है, ठीक है ना। इसके बाद है कि यह पादप और जंतु दोनों में होता है। निषेचन जो है वह पादप और जंतु दोनों में होता है, जो कि हम लोग देख लिए हैं। परागन के दौरान भी क्या हुआ था, निषेचन हुआ था, दोनों आपस में मिला था, तो नर में से मिला था परागकण, और यहाँ पे वर्तिकाग्र था, तो वर्तिकाग्र फीमेल है, और यहाँ पे जो नर वाला जो था वह था परागकण, तो दोनों आपस में मिला था, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। इसलिए निषेचन जो है पादप और जंतु दोनों में होता है। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन लाभदायक है कैसे, यानी कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन आखिर लाभदायक कैसे है, या इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछ सकता है कि लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग देखिए क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित कारणों से अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन लाभदायक है। देखिए सबसे पहला लाभ आपका क्या है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक दो अलग अलग प्राणी होते हैं, इसीलिए संतान की विशेषताओं में विविधता प्रकट होती है। तो चूंकि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है उसमें नर और मादा दोनों के संलग्न से संतान उत्पन्न होता है, इसीलिए इससे उत्पन्न जो संतान होता है इसमें माता वाला भी गुण पाया जाता है और पिता वाला भी गुण पाया जाता है। यही है कि इसकी विशेषताओं में विविधता प्रकट होती है। इसके बाद है आपका कि लैंगिक जनन में गुणसूत्र के नए जोड़े बनते हैं, जिससे विकासवाद की दिशा का नया आयाम प्राप्त होता है और जीवों में श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न होने के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका लैंगिक जनन। देखिए इसके बाद है आपका कि मनुष्य में जनन तंत्र का क्या है। देखिए मनुष्य में अब हम लोग जा चुके हैं, पादप हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे मनुष्य में। तो क्या है कि यौनारंभ वह अवधि है जिसके दौरान प्रजनन अंग परिपक्व होते हैं और व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व होकर प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। यह किशोरावस्था की शुरुआत का प्रतीक होता है, जब लड़के और लड़कियां में शारीरिक और हार्मोनल दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। यौनारंभ कुछ नहीं है, यौनारंभ वही टाइम पीरियड है जब हम लोग जो है हम लोग के फेस में पिंपल आने लगता है, या लड़का में देखते हुएगा आप लोग की दाढ़ी मूंछ आने लगता है। तो यह सभी परिवर्तन जो है या यौनारंभ या किशोरावस्था के दौरान ही जो है वह होता है, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा कि किशोरावस्था या यौनारंभ के दौरान पुरुषों में होने वाले परिवर्तनों को लिखे। किशोरावस्था का टाइम पीरियड आपका हो जाता है आपका 13 से 19 का टीन और 19 का टीन, यानी कि 13 से 19 साल तक के बीच का जो है यहाँ पे इसका टाइम पीरियड होता है। इस दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है तो वह तो आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या हो जाएगा कि लंबाई में वृद्धि होता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर परिवर्तन होता है, दाढ़ी और मूंछ का निकलना प्रारंभ हो जाता है, हाथ और पैर पर कोमल बागन आरंभ हो जाता है, वृषण में शुक्राणु का बनने लगना
हो जाता है। देखिए जब ये भी आपको इसका मेन पॉइंट बताना हो तो आप लोग इसका 3 पॉइंट यह जरूर दीजिएगा। एक हो गया आपका विरिसन में शुक्राणु का बनना, एक हो गया आपका कि स्वर में परिवर्तन, और एक हो गया आपका दाढ़ी और मूंछ का निकलना प्रारंभ हो जाना। तो यह तीनों जो है आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मेल में ही होता है, ठीक है ना। और जो मेल में होता है, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो हमको सिर्फ वही वाला लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है कि किशोरावस्था या यौनारंभ के दौरान महिलाओं में होने वाले परिवर्तनों को लिखे। तो इसका जो मेन परिवर्तन है यह जो हो गया आपका, इसका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर जो है आपका 4, पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 4। यह दोनों जो है या भिवियाई है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाना, या त्वचा का तैलीय हो जाना, या चेहरे पर फुंसियों का उग जाना, या मासिक या रजोधर्म चालू हो जाना, या हाथ या चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। नर जनन तंत्र जो होता है इसका सचित्र वर्णन करना है, यानी कि चित्र के साथ वर्णन करना है। तो देखिए इसमें आपका सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे होता है आपका क्या होता है, तो वृषण होता है। क्या होता है, वृषण होता है। और वृषण को जो ये होता है, यह होता है आपका वृषण कोष। इसके बाद यहाँ पे जो होता है एक नली होता है जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। तो आप लोग को इसका नाम याद रहना चाहिए। इसके बाद आपका होता है यहाँ पे मूत्र नलिका। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं यह होता है आपका शुक्राशय। इसके बाद आगे जाएगा तो आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद आगे मिलेगा आपको शिश्न। इसके बाद मिलेगा आपको मूत्र मार्ग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इसका काम देख लेते हैं कि किसका क्या कार्य है। तो वृषण का क्या कार्य है, तो वृषण का तो कार्य आपको पता ही, हम लोग ये भी पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि वृषण में जो है, वृषण में ही जो है किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु उत्पन्न होता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, तो वृषण में उत्पन्न होता है। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि वृषण में जो है वह शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, लड़कों में यौन संबंधित परिवर्तनों को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, तो वृषण से स्रावित होता है। और वृषण में किसका उत्पन्न होता है, तो शुक्राणु उत्पन्न होता है। इसके आपका है वृषण को, तो वृषण कुछ नहीं करता है, या जो है क्या करता है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए वृषण को शरीर के कम तापमान पर रखता है। यानी कि शुक्राणु का उत्पादन जो होता है वह वृषण के जो होता है वह शरीर के कम तापमान पर होता है। तो वृषण कोष जो होता है वह शुक्राणु उत्पादन के लिए वृषण को जो है वह कम तापमान पर रखता है आपका। इसके बाद है आपका शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी जो होता है, जो शुक्राणु बना था उसको मूत्र मार्ग की ओर ले जाता है। आगे जो हम लोग देखे थे यहाँ पे शुक्रवाहिनी के आगे में जो देखे थे यहाँ पे हम लोग शुक्रवाहिनी के आगे में यहाँ पे मूत्र मार्ग, इसको यहाँ से जो है शुक्राणु को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो शुक्रवाहिनी करता है, ठीक है ना। आपको इसका चित्र जो है नाम के साथ याद रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा अंग है। इसके बाद आपका शुक्राशय। तो शुक्राशय का क्या काम है, तो शुक्राणुओं में तरल पदार्थ जोड़ता है, पोषण प्रदान करता है और परिवहन में मदद करता है। इसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका क्या कार्य है, तो शुक्राणुओं को तरल पदार्थ जोड़ती है इसके, और गति को आसान बनाती है। इसके बाद है आपका मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या हो जाएगा, इस शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग जो कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद है आपका शीशन या लिंग। क्या हो जाएगा कि शुक्राणुओं को महिलाओं के शरीर में स्थानांतरित करता है, शीशन या लिंग। इसके बाद आपका है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। अब यह भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो यह है आपका मादा जनन तंत्र का चित्र, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका सबसे पहले होता है आपका अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो होता है वह अंडाशय होता है। देखिए अंडाशय क्या हो जाएगा कि मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय में जो है वह मादा युग्मक क्या उत्पन्न होता है, तो अंडाणु उत्पन्न होता है। और हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वह स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद है आपका अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग क्या हो जाएगा कि अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निकलना। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया है, अंडोत्सर्ग, ठीक है ना। इसके बाद आपका फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका का क्या काम है, जो अंडाशय से आगे था, इसका काम क्या किया है कि अंडवाहिनी अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है और निषेचन का स्थान है। इसके बाद आपका गर्भाशय। तो गर्भाशय वही स्थान है जहाँ पे बच्चा जो है 9 माह तक मादा के शरीर के अंदर रहता है, ठीक है ना। बच्चा का निर्माण जो होता है 9 महीने तक मादा के शरीर के अंदर कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है। क्या है, देखिए कि गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम में भ्रूण प्रत्यारोपित होती है, भ्रूण के विकास में सहायता करती है, इसके बाद है आपका ग्रीवा क्या है कि गर्भाशय को योनि से जोड़ती है, शुक्राणुओं के लिए मार्ग प्रसव के समय फैलाती है। तो देखिए ग्रीवा तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ग्रीवा यहाँ पे है, यह क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका है गर्भाशय, यहाँ पे आपका है योनि। तो इस दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बीच वाला कर रहा है, यानी कि ग्रीवा कर रहा है। इसके बाद है आपका योनि। तो योनि क्या हो जाएगा कि निषेचन के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करती है, प्रसव के समय जन्म नलिका का काम करती है। इसके बाद है आपका स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन भी आया है। तो स्त्री में लैंगिक चक्र जो है वह 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। स्त्री लैंगिक चक्र वही काल है जिसके दौरान जो है वह महिला
बच्चे को जन्म देने के लिए जो है वह उसके लायक हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब है नहीं कि 13 साल में ही जो है वह शादी कर लेगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिए कि महिलाओं में जनन काल लगभग 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक होता है। यह काल एक विशेष लक्षण द्वारा निश्चित होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो लैंगिक चक्र कहा जाता है, जो स्त्री में प्रत्येक माह लगभग 28 दिनों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि स्त्री में रजोधर्म या मासिक चक्र का वर्णन करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि निषेचित न हो तो मुक्त अंडा लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडा मुक्त करता है, इसीलिए गर्भाशय भी निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करती है। गर्भाशय की परत मोटी और स्पंजी हो जाती है और निषेचित होने पर भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त से भरपूर हो जाती है। यदि निषेचित नहीं होती है तो इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। यह परत टूट जाती है और योनि से रक्त और बलगम के रूप में बाहर आ जाती है। इसे ही मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। यह अवधि जो है आमतौर पर 28 दिनों तक आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक होता है और 28 दिनों के अंतराल पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका कि रजो दर्शन क्या है, तो रजो दर्शन कुछ नहीं, देखिए रजो दर्शन क्या हो जाएगा कि लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है क्या, तो रजो दर्शन कहा जाता है और यह आयु जो है वह 11 से 12 वर्ष ही है। मासिक चक्र क्या हो जाएगा, तो 12 से 50 वर्ष तक की आयु को ही मासिक चक्र कहा जाता है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका रजो निवृत्ति, तो 50 वर्ष की अधिक आयु यानी कि 50 वर्ष के बाद का जो टाइम पीरियड होता है महिला का, उसे कहा जाता है रज्जो निवृत्ति कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में क्या अंतर है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में क्या अंतर है, तो यहाँ पे हो गया आपका नर युग्मक शुक्राणु, यहाँ पे हो गया आपका मादा युग्मक अंडाणु। तो देखिए नर युग्मक शुक्राणु में क्या हो जाएगा कि यह नर जनन अंग है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या है कि यह नर जनन अंग है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा कि यह मादा जनन अंग है। इसमें हो जाएगा कि इसका आकार बहुत छोटा होता है, जो होता है ना आपका शुक्राणु जो होता है उसका आकार कुछ इस टाइप का होता है, पूंछ के जैसा होता है। इसका आकार बहुत छोटा है जबकि इसका आकार इसके अपेक्षा में बड़ा होता है। इसमें पूंछ होती है, इसमें इस टाइप का होता है पूंछ, और जब ये इसमें पूंछ होता है यानी कि यह क्या होता है, गतिशील होता है। तो इस पार्ट आप लिखिएगा इसमें पूंछ नहीं होता है और यह स्थिर होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या है कि इसका निर्माण वृषण में होता है जबकि इसका निर्माण अंडाशय में होता है, जो कि हम लोगों को पहले से ही पता ही है, कितना बार अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु या परिवार नियोजन के लिए अथवा गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा कि इसकी मुख्य विधियां निम्न प्रकार से, पहले आपका हो गया यांत्रिक विधि। इस विधि में पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग उपाय है। पहला हो गया आपका पुरुष के लिए, ये पुरुष निरोध का उपयोग कर अंडाणु को निषेचित होने से रोक सकता है। महिला में क्या हो जाएगा कि महिलाओं के गर्भाशय या ग्रीवा में डायफ्राम या कॉपर टी इत्यादि लगाकर शुक्राणु को फैलोपियन नलिका में जाने से रोका जा सकता है। रासायनिक विधि में क्या हो जाएगा कि गर्भ निरोधक गोली प्रयोग कर शुक्राणु को नष्ट कर अंडाणु को निषेचित होने से रोका जा सकता है। दूसरा आपका हो गया कि विशेष रसायनों से निर्मित रासायनिक क्रीम को स्त्री की योनि में लगाकर शुक्राणु को नष्ट या निषेचित होने की क्रिया को रोका जा सकता है। इसके बाद आपका शल्य चिकित्सा विधि, ठीक है ना। तो शल्य चिकित्सा विधि क्या हो जाएगा कि पुरुष में नसबंदी किया जा सकता है या महिला में भी नसबंदी किया जा सकता है। यही हो गया आपका शल्य चिकित्सा विधि। क्या हो जाएगा कि शुक्राणु स्थानांतरण को रोकने के लिए शुक्राणुओं को अवरुद्ध करना। महिला में हो जाएगा कि अंडे के स्थानांतरण को रोकने के लिए फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना यानी कि काट देना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि सामाजिक विधि क्या हो जाएगा कि सामाजिक नारों के आधार पर, जैसे में होता नहीं है कि हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार झंझट हजार, इसी प्रकार से जो है आपको इसमें इसका आपका परिभाषा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एड्स क्या है, तो एड्स का पूरा नाम सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV नामक वायरस के मनुष्य के रक्त में पहुंचने से होता है। जब ये HIV नामक वायरस मनुष्य के रक्त में पहुंचता है तो मनुष्य का जो किसी भी रोग से लड़ने का जो प्रतिरक्षा शक्ति जो होता है उसको कमजोर कर देता है। और जब ये मनुष्य का किसी भी रोग से लड़ने का शक्ति कमजोर हो जाता है, जिससे मनुष्य बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और जिस समय असमय काल के गाले में समा जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति, क्योंकि HIV नामक इसका जांच होता है, तो इससे संक्रमित व्यक्ति HIV पॉजिटिव और इससे मुक्त व्यक्ति यानी कि जिसको नहीं होता है वह HIV नेगेटिव कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्या है कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो IUCD का क्या होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंट्रा यूरिटीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। एड्स का तो अभी हम लोग देखे ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद आपका HIV तो ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस, ओसी का है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके बाद है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बाद है आरएनए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे डीएनए डीऑक्सी को आप हटा दीजिएगा ना यहाँ से तो हो जाएगा आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसे ही कहा जाता है आरएनए। तो डीऑक्सी को सिर्फ हटा देना है, अपने आप ही आरएनए का फुल फॉर्म निकल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यह वीडियो को अपने सिर्फ एक दोस्तों में, महज आपको हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ अपने एक दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी बात इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।